बच्चों ये है हमारा लेक्चर 158 और हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। हम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस पे पहुंच गए थे। पेज 158 है हमारा एनसीईआरटी में और हम कर रहे थे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 हमने कर लिया था डिस्कस, क्वेश्चन 2 करेंगे। ये है लेक्चर 158, ठीक है। सो क्या है आपका, An object thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground। देखो, एक ऑब्जेक्ट आप किसी एंगल पे ग्राउंड से फेंक रहे हो और वापस ग्राउंड पे आ रहा है। द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। वर्क डन क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब जी का वर्क डन क्या होगा। तो बच्चों यहाँ देखो क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट थ्रोन, हमने पढ़ लिया क्वेश्चन तो ऑलरेडी। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, मैं आपको उसको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन 2, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल बैक टू द ग्राउंड। समझो ऑब्जेक्ट बॉल हुआ, समझो ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल है। तो ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। मतलब एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया आपने, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, बॉल है, आपने थ्रो किया, ये थ्रो किया और ये ऐसे नीचे आके गिरा, ठीक है। सपोज यहाँ से बॉल थ्रो किया, सो बॉल ऐसे थ्रो किया या कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो किया, सो ऐसे आके, ऐसे आप कभी बॉल को भी किक वगैरह मारते हो, फुटबॉल को किक मारते तो कैसे ऐसे आता है, इसे क्या बोलते हैं, ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। मतलब इस वो ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं कि एक ही मोशन में, ठीक है, एक ही मोशन में चालू हुआ और खत्म हुआ, ठीक है। सो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ से, यहाँ से चालू हुआ था, वापस आके यहीं गिरा, ठीक है। सो ये देखो, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा, अब वर्टिकल लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन क्या होती है, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुई। मतलब अब क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट ऐसे चालू हुआ और ऐसे आके यहीं गिरा, ठीक है, फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट lie on the same horizontal line. So initial or final line lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? कि work done क्या है, force of gravity। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का मोशन क्या हुआ, देखो ऑब्जेक्ट का मोशन हॉरिजॉन्टल हुआ, मतलब यहाँ से चालू हुआ था, यहीं आके गिरा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हुआ, ठीक है। सो ये डिस्टेंस हुआ, ठीक है। सो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सो ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सो ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब ये, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस तरह से नीचे लगेगा और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो कह रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का ऑब्जेक्ट पे क्या होगा। सो देखो ये फोर्स लगा, ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या, कौन सा एंगल बना रहा है, देखो ये इस तरह से, ये ऐसे। सो ये तो क्या बना रहा है, 90 डिग्री। तो मैंने परसों ही आपसे बात की थी, जब ये मैंने लेक्चर तब चलाया था, तब भी मैंने बात की थी कि भाई जब भी ऐसे एंगल 90 डिग्री बने, सो क्या होता है, वर्क डन 0 होता है, ठीक है। देखो मतलब फोर्स, जो फोर्स है वो ग्रेविटी तो आपको पता है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, वर्टिकल वाला ऐसे लगता है, ठीक है। सो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा, डिस्प्लेसमेंट इस तरह से है, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना, एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। सो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट इज 90 डिग्री। सो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ gravity on the object is 0। क्यों, क्योंकि एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, ठीक है, बिकॉज एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री।
बच्चों अब क्वेश्चन 3 देखो। अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, एक बैटरी चालू की, बैटरी मतलब आपने कनेक्शन स्विच ऑफ किया ऐसा भी बोल लो। सो आपने जैसे ही बैटरी चालू किया तो बल्ब जला, मतलब बैटरी स्विच ऑन की तो आपका बल्ब जला, जो आपको बल्ब जलाना है। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, तो उस बैटरी से बल्ब में कितनी बारी एनर्जी बदली होगी और क्या बदली होगी। बच्चों थर्ड वाला भी समझ लेते हैं। तो मैंने अभी अभी क्वेश्चन रीड किया, सो इसका आंसर देखो। थर्ड वाला कह रहा है कि बैटरी से बल्ब जलता है तो बताओ एनर्जी किस किस में चेंज होंगी। सो थर्ड नंबर देखो, जब आपने बैटरी स्विच ऑन की मतलब बैटरी चालू की, सो भाई बल्ब, बैटरी से बल्ब जला है तो देखो ये सपोज ये बैटरी है, ठीक है, और ये बैटरी से क्या जला है, ये बल्ब जला, ठीक है। सो बैटरी से ये बल्ब जला। सो देखो बैटरी में जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, सो एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी इन द बल्ब। एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी इन द बल्ब। और फिर क्योंकि जब आप स्विच ऑन करते हो, सो व्हेन वी स्विच ऑन, तो जब आप स्विच ऑन करते हो सो ये जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। सो व्हेन वी स्विच ऑन, केमिकल एनर्जी is converted into electrical energy, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब के अंदर जाके किस में कन्वर्ट होगी, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, क्योंकि बल्ब के अंदर जाएगी मतलब बल्ब में जाएगी इलेक्ट्रिक, तो क्या होगा, हीट और लाइट, मतलब बल्ब जल जाएगा और थोड़ा गर्म भी हो जाएगी, इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी, ठीक है। सो देखो एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी इन द बल्ब, व्हेन वी स्विच ऑन केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी, ठीक है। सो ये क्या हुआ, हमारा थर्ड नंबर हुआ, ठीक है। फोर्थ नंबर, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास, ठीक है। मास क्या है, 20 kg है, और वेलोसिटी क्या है, u से v चेंज हुई है, u 5 मीटर पर सेकेंड है और v है 2 मीटर पर सेकेंड। वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन कैसे निकालेंगे, सो देखो वर्क डन क्या होता है, w इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है। तो अभी हम वर्क डन निकालने की ट्राई करेंगे। तो पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, ये एक न्यूमेरिकल है फोर्थ नंबर। सो सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास, तो 20 kg मास मतलब m है 20 kg। फिर क्या दिया हुआ है, चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। सो u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड और v क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन निकालना है, ठीक है। सो क्या है फॉर्मूला, सो w इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है। सो F क्या होता है हमारा ma, ठीक है। S क्या है हमारा, सो देखो S W इज इक्वल टू MS, तो देखो हमारे पास खाली M ही है, AS तो है ही नहीं, ठीक है। सो देयरफॉर W इज इक्वल टू 20 इंटू AS, ठीक है। W इज इक्वल टू 20 इंटू AS, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो आपका जो AS कैसे लाएंगे, तो देखो आपके पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ये आपके पास काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं जो आप मोशन चैप्टर में पढ़ के आए हो, ठीक है। सो आप क्या करोगे, AS को अकेला बनाओ और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू AS, ठीक है। या ठीक है। सो यहाँ आप AS की जगह क्या डाल दोगे, ये AS की जगह v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 डाल दोगे, समझे। यहाँ देखो AS को आपने अकेला बना दिया, ये कहाँ से आया आपका, ये लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से आया, बिकॉज इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ये आप पढ़ के आए हो, ठीक है। इसमें आपने AS को अकेला बनाया, 2 नीचे ले गए, सो ये मिला।
सो इसको ये 1 है, ये 2 है। सो इक्वेशन 2 को 1 में सब्सटीट्यूट करो, ठीक है। सो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ए एस की जगह क्या डालेंगे 20, सॉरी w इज इक्वल टू 20 है, सॉरी देखो w इज इक्वल टू 20, ए एस की जगह क्या डालेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ए एस की जगह क्या डालेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 जा 2 10 जा। सो देयरफॉर w इज इक्वल टू 10 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर w इज इक्वल टू 10, v क्या है, v है आपका 2 का स्क्वायर, u क्या है 5 का स्क्वायर। सो देयरफॉर w इज इक्वल टू 10, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 जा 4, 5 5 जा 25। सो देयरफॉर w इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस 25 4 21, साइन माइनस की माइनस 21। सो देयरफॉर w इज इक्वल 21 10 जा 210 प्लस माइनस माइनस, सो 210 वर्क डन आया जूल्स। देखो वर्क डन नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव आया है तो आया है क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी और फिर कम हो गई, ज़्यादा से कम हुआ तो वर्क डन क्या हो गया नेगेटिव, ठीक है। देखो m20 दिया हुआ है, u दिया है, v दिया है, w दिया है। w इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ma है, s का s, सो m20 है as, ठीक है। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू as। सो as की जगह वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डालेंगे, ठीक है। WAS की जगह वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। सो इस तरह से v है आपका 2 स्क्वायर, u है आपका 5 स्क्वायर। सो यहाँ आपने स्क्वायर कर दिया, दिस वाज योर 4th नंबर। अच्छा अब देखते हैं 5th नंबर। 5th नंबर भी एक न्यूमेरिकल जैसा ही है थोड़ा सा। A mass of 10 kg is at a point A on a table. It is moved to a point B. If the line joining A and B is horizontal, what is the work done on the object by the gravitational force? Explain your answer. A mass of 10 kg is at point A on the. It is moved to a point B. If a line joining A and B is horizontal. So देखो आपसे पूछ रहा है कि भाई अब देखो ये फिर से रिपीट हुआ है। देखो बहुत ही एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, अब भले उसका वजन 10 किलो हो, 20 किलो हो, 40 किलो कुछ भी हो। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। सो कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है, वो लगता है परपेंडिकुलर, ऐसे वर्टिकल। सो एंगल कौन सा बनेगा 90 डिग्री। सो वर्क डन क्या होगा 0। सो वही पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा, व्हाट इज द वर्क डन। सो वर्क डन क्या होगा 0 होगा ना, ठीक है। सो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे 5th नंबर को कि भाई वर्क हॉरिजॉन्टली लग रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन में से लिखते हैं, ठीक है। अ मास ऑफ 10 kg इट इज मूव टू लाइन joining A and B is horizontal. So work done on the object by the gravitational force is 0 because क्यों एंगल formed between them is 90 डिग्री, ठीक है। सो एंगल फॉर्म बिटवीन them is 90 डिग्री, ठीक है। सो ये 5th नंबर हुआ। 6th देखें। 6th
द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। अब पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? वाई? क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भंग कर रहा है? मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस चीज़ से गलत साबित हो रहा है, क्यों? तो बच्चों क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो कम होती जा रही है, क्या इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भंग हो रहा है, क्यों? सो देखो, ऑब्जेक्ट गिरता है, ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जाती है काइनेटिक एनर्जी में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। सो वो भी तो ऐसे ही बोल रहा है ना कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज। ठीक है, सो ये लॉ बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, मतलब जो इसने क्वेश्चन में लिखा है सही बोल रहा है। सो पोटेंशियल एनर्जी is transformed into kinetic energy. So it does not violate नहीं कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 7th नंबर, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल? जब आप बाईसाइकिल चलाते हो तो क्या क्या एनर्जी चेंजेस आ जाते हैं? सो जब भी आप बाईसाइकिल चलाते हो तो आप है ना अपने पैरों के मसल्स का, हाथों के मसल्स का यूज करते हो और उसकी वजह से साइकिल चलती है। तो मस्कुलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। साइकिल चलाते तो क्या होता है? मस्कुलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। एट्थ, does the transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? Where is the energy you spend going? देखो, जब एक बहुत भारी पत्थर, एक बहुत भारी पहाड़ को जब आप फुल एनर्जी के साथ मूव करने की कोशिश करते हो, पूरी एनर्जी ताकत के साथ उसको गिराने की कोशिश करते हो, तो ऑब्वियसली बड़ा पहाड़ है वो आपसे तो नहीं गिरेगा। सो डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस? तो क्या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है? और ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है और आपने जो एनर्जी खर्च की वो कहाँ गई, मतलब जो एनर्जी स्पेंड की। दो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आपने कोशिश की रॉक को मूव करने की, चट्टान को पूरी ताकत लगाई, तो क्या एनर्जी चेंज हुई, ट्रांसफ़र हुई, और एनर्जी गई कहाँ? मतलब क्योंकि वो तो मूव होगा नहीं रॉक, तो एनर्जी जाएगी कहाँ? तो आप क्या लिखेंगे कि वैन भाई जब रॉक आप मूव करते हो, ठीक है, वैन एनर्जी इज अप्लाइड ऑन द रॉक, जब आप रॉक पे एनर्जी अप्लाई करते हो, व्हेन एनर्जी इज अप्लाइड ऑन द रॉक, एनर्जी तो अप्लाई करते हो बट रॉक डज नॉट मूव, क्योंकि एनर्जी कम पड़ जाती है। रॉक डज नॉट मूव, रॉक मतलब चट्टान, मतलब वर्क डन नहीं हुआ, नो वर्क इज डन। सो वो एनर्जी आपने धक्का तो लगाया पर वो थोड़ी गर्माहट आई होगी, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। सो द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में। 9th नंबर बोल रहा है अ सर्टेन हाउस होल्ड, 9th, अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। कह रहा है एक घर में
एनर्जी के 250 यूनिट लग गए, मतलब 250 यूनिट्स एनर्जी के यूज़ हो गए। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स, सो कितनी एनर्जी होगी जूल्स में। सो देखो एक महीने में 250 यूनिट हो गए, सो कितनी एनर्जी जूल्स में होगी। सो इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है हमें। तो बच्चों यहाँ देखो सिंपल सा सम है, कुछ नहीं है, यूनिट्स को जूल में कन्वर्ट करना है। तो आपने पढ़ा था 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, ठीक है। सो देखो यहाँ पे सो आपको 250 यूनिट्स को कन्वर्ट करना है जूल्स में, ठीक है। सो देखो आपने 1 यूनिट इज इक्वल टू, वी नो दैट, ये आपको पता है, ये आपको पता है ना, 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ये आप अब प्रूव दैट भी कराया था कि भाई 1 kWh या 1 यूनिट इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। तो देयरफॉर 250 यूनिट्स क्या होगा, 250 यूनिट्स इज इक्वल टू 250 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, ठीक है। 1 यूनिट इसके बराबर, तो 250 इस पूरे के बराबर, ठीक है। सो 250 36 है, तो पॉइंट हटाओ, 36/10 इंटू 10⁶ जूल्स, ठीक है। 0 कैंसिल 0 कैंसिल, सो 25 मल्टीप्लाई 36 इंटू 10⁶ जूल्स, ठीक है। सो 36 मल्टीप्लाई 25, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 7, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 16 17 18, 7 8 9, सो क्या आया, 900 आया। सो 900 इंटू 10⁶ जूल्स, ठीक है। सो 9 के साथ 2 जीरोज है ना, सो ये 2 जीरो इसमें ऐड कर दो, 10 2 जीरो, सो 10 स्क्वायर इंटू 10⁶ जूल्स। 2 और 6, 2 + 6 8, ठीक है। 250 यूनिट्स किसके बराबर है, 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। सो 36/10 इंटू 10⁶, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, सो ठीक है 9 इंटू 10⁸ जूल्स। बच्चों अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। यहाँ देखो मास दिया हुआ है, m = 40 kg, h = 5 मीटर दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सो EP पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। सो m है 40 और g 10 लिया जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड। वैसे 10 g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पर हम भाई हमारा कैलकुलेशन अच्छे से हो जाए, इजीली होए, तो हम अप्रॉक्स 9.8 को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। सो जी 10 ले लेते हैं, h है आपका 5, ठीक है। सो व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, सो EP = mgh, m ये रहा, g और h। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। सो जब ऑब्जेक्ट पूरा गिर जाएगा, सो उसका काइनेटिक एनर्जी निकालो जब वो आधे पे पहुंचेगा, हाफ वे डाउन, ठीक है। सो 10th नंबर, ठीक है। सो मास आपका क्या दिया हुआ है, 40 kg दिया हुआ है, और हाइट क्या है आपकी 5 मीटर। सो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हाफ वे, मतलब आधे रास्ते पे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे EP = mgh। सो m क्या है आपका 40, g क्या है, तो g है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो 10। h क्या है आपका 5, ठीक है। 40 10 4 5 जा 20 और 2 0 और, ठीक है। सो क्या हुआ 2000 जूल्स हुआ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई 2000 जूल्स,
ठीक है। सो ये जी पता है 10 लिया मैंने, आपको क्या बताया कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है, पर हम अप्रॉक्स में 10 ले लेते हैं। सो ये 2000 आया। अब देखो ऑब्जेक्ट फिर कह रहा है आधे में यहाँ आधे में कितना होगा। सो देखो यहाँ से 2000 से चालू होगा। सो यहाँ जब यहाँ आधे में आएगा तो यहाँ कितना होगा, ऑब्वियसली आधे में 1000 हो जाएगा ना, 1000 हो जाएगा। पर हो रहा है कह रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ आधे में इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ से कन्वर्ट होता होता यहाँ काइनेटिक एनर्जी। सो आधे में क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम लोग, एट हाफ वे, आधे रास्ते पे क्या हो जाएगा, EP इज इक्वल टू EK। सो देयरफॉर EK इज इक्वल टू 2000/2। ठीक है, सो इज इक्वल टू 1000 जूल। 2 1 जा 2000। ठीक है, सो ये हुआ 10th नंबर। अभी 11th नंबर देखो। What is the work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth? देखो वर्क डन क्या है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। सो सैटेलाइट जो अर्थ के आजू बाजू चक्कर काट रही है, ठीक है, सो उस पर वर्क डन क्या होगा। अब यहाँ देखो जहाँ भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स आए ना, अब तो समझ ही ले। देखो ये दूसरी तीसरी बारी ऐसी चीज़ आई है, देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो जहाँ भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी का परपेंडिकुलर फोर्स लगता है और सैटेलाइट अराउंड द अर्थ वो कैसे होगी, इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में मूव करती है। सैटेलाइट कैसे मूव करेगी, हॉरिजॉन्टल। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर, तो एंगल होगा 90 डिग्री। सो वर्क डन होगा 0। ठीक है, सो क्या लिखोगे 11th में कि तो सैटेलाइट कैसे मूव कर रही है, सैटेलाइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अलोंग अर्थ सरफेस। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। ठीक है, सो जब आप उसको ऐसे आप उसको वर्टिकली मतलब उस पर फोर्स लगाओगे, ठीक है, सैटेलाइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टल, और जब आप उस पर वर्टिकल फोर्स लगाओगे, मतलब वर्टिकल फोर्स कौन सा लगेगा, ग्रेविटेशनल। सो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर। सो एंगल मेड इज 90 डिग्री। ठीक है, सो क्या होगा, अगर एंगल मेड 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री है तो क्या होगा, वर्क डन। सो वर्क डन इज 0। ठीक है, सो वर्क डन होगा 0। 12th नंबर आपसे पूछ रहा है, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कह रहा है कि क्या ऑब्जेक्ट पे कोई डिस्प्लेसमेंट होगा अगर कोई फोर्स उस पर एक्ट ना करे तो। क्या ऑब्जेक्ट पे डिस्प्लेसमेंट होगा कि अगर कोई फोर्स उस पर एक्ट ना करे तो। डिस्कस द क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। सो कोई फोर्स एक्ट ना करे तो कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। सो देखो ये वाली चीज़ हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से सोच के देखो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या था कि अनलेस एंड अनटिल नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन, द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स इन रेस्ट। मतलब फोर्स नहीं लगता है तो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, सो ये हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में लिखेंगे। ठीक है, अगर मोशन में होगा तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही होगा। तो रेस्ट पे होगा तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मोशन में होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, सो 12th नंबर का आंसर हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देंगे। सो 12th, अब फिजिक्स से आप सोचोगे न्यूटन कहाँ से आ गया, तो देखो हम चैप्टर कर रहे हैं वर्क एनर्जी, ये फिजिक्स की फील्ड है, फिजिक्स का ब्रांच है। सो फिजिक्स का ब्रांच है तो न्यूटन तो फिजिक्स का वो है, गॉड है। ठीक है, न्यूटन इज अ गॉड ऑफ फिजिक्स, उसने ग्रेविटी दिया है।
तो ऑब्वियसली न्यूटन तो आएगा ही, ठीक है। सो 12th नंबर, ठीक है। 12th नंबर क्या है? अनलेस एंड अनटिल नो force is applied on the object at rest remains at rest, the object in motion remains in motion। ठीक है, कि जब तक आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे वो रेस्ट पे ही रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन भी रहेगा। कैसे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, ठीक है। द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, द ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन, ठीक है। सो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से है। तो so if the object, ये मैंने तो स्टेटमेंट ही लिख दिया और कुछ नहीं किया। So if the object is at rest, it remains at rest. If the object is in motion, it remains in motion, ठीक है। मतलब if the object is in motion, there is a displacement, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही, मोशन है, मूव कर रहा है तो डिस्प्लेस भी करेगा, सो देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो यही पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 13th नंबर देखते हैं। 13th नंबर, अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड। हे का मतलब घास फूस। एक पर्सन ने 30 मिनट तक के लिए घास रखी है, अब वो थक गया। हैज़ ही डन सम वर्क और नॉट? सिर्फ घास पकड़ के उसने कोई काम किया कि नहीं किया, आप उसको जस्टिफाई करो। ये है आपका क्वेश्चन 13th। सो फिर से देखो, इसने काम किया कि नहीं किया। सो देखो, काम तो हुआ। क्यों? क्योंकि जब उसने फोर्स तो लगाया, ठीक है। देखो, काम तो किया क्या? हाँ चलो, उसने सर पे उठाया, पर ये तो मैं कह रही हूँ काम किया, पर हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन क्या बोलती है? फिजिक्स की डेफिनेशन बोलती है वर्क तभी होता है जब कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, बॉडी मूव करती है। वो एक ही जगह खड़ा है, कोई काम नहीं होगा, भले 30 मिनट क्या 1 घंटा खड़ा रहे, पर भले वो कह रहा है मैं काम कर रहा हूँ, मैं खड़ा रह के, पर फिजिक्स क्या बोलती है? डिस्प्लेसमेंट होता है तो ही काम होता है, ठीक है। सो सिंस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, हैज ही डन सम वर्क? नो। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क की डेफिनेशन क्या बोलती है? सो 13th का आंसर क्या लिखोगे कि भले वो घास लेके आधा घंटा खड़ा है पर नो वर्क। 13th का आंसर क्या लिखोगे? तो 13th का आंसर पहले तो वर्क की डेफिनेशन लिखोगे। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ठीक है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट शोज डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स अप्लाई होता है बॉडी पे और डिस्प्लेसमेंट दिखाती है, देन वर्क इज सेड टू बी डन, तो कहा जाता है कि काम हुआ, तो कहते हैं हुआ। बट हेयर, पर हेयर क्या, इधर तो आदमी एक ही जगह खड़ा है, बट हेयर सिंस द पर्सन इज स्टैंडिंग, अब 30 मिनट तक कंफ्यूज नहीं हो जाना, सिंस द पर्सन इज स्टैंडिंग एट द सेम प्लेस, स्टैंडिंग एट द सेम प्लेस, सो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, तो कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, सो द वर्क डन इज 0। वर्क डन क्या होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन 0 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। सो ये हुआ हमारा 13th नंबर।
अब हम 14th नंबर देखते हैं। 14th नंबर, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट। 1500 वाट मतलब पावर दिया हुआ है। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। ये आवर्स मतलब टाइम दिया हुआ है, पावर और टाइम, एनर्जी। सो एनर्जी दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इंटू टाइम। ठीक है, पर हम जब भी एनर्जी निकालते हैं वो kWh में होती है, तो यहाँ देखो ये W में है। ठीक है, सो आपको उसको kW में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये वॉट है ना, वॉट का मतलब ये पावर दिया है। क्या दिया हुआ है, पावर। इसका यूनिट देख के देखो, इसका वॉट है ना मतलब पावर है, ये टाइम है। ठीक है, सो 14th नंबर, पावर है 1500 वाट। ठीक है, सो देयर इसको कन्वर्ट करो। सो 1500 वाट किस में कन्वर्ट होगा, किलोवाट में। सो डिवाइड 1000, वाट को किलोवाट में कर रहे हैं तो क्या होगा 1.5 किलोवाट। ठीक है, सो पावर इज इक्वल टू 1.5 किलोवाट। ठीक है, 1.5 किलोवाट होगा। अच्छा, अब टाइम देखो, टाइम कितना है, 10 आवर्स। टाइम 10 आवर्स है। ठीक है, सो अभी एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। सो पावर क्या होगा 1.5 किलोवाट, टाइम क्या होगा 10 आवर्स। ठीक है, सो 1.5 इंटू 10 किलोवाट आवर्स, किलोवाट आवर्स। ठीक है, सो 15 पॉइंट हटाएंगे, सो अपॉन 10 इंटू 10, 15 किलोवाट आवर्स। ठीक है, सो E इज इक्वल टू P इंटू टी। सो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका 14th नंबर। ठीक है, इसमें सिंपल क्या किया, पावर पहले किलोवाट में कन्वर्ट किया, क्योंकि E इज इक्वल टू P इंटू टी। बच्चों 15th नंबर देखो, इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस विच अकर व्हेन वी ड्रॉ अ पेंडुलम बॉब टू वन साइड एंड अलाउ टू ऑसिलेट। व्हाई डज द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट, what happens to its energy eventually, is it a violation of law of conservation of energy। देखो कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करो। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करो। illustrate the law of by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow to oscillate। कह रहा है एक पेंडुलम है, सो पेंडुलम जो है, ड्रॉ का मतलब खींचना। तो जब आप एक पेंडुलम को खींचते हो, एक साइड से दूसरी साइड खींचते हो, तो कंजर्वेशन कैसे होगा, एनर्जी कैसे चेंज होगी। सो क्यों वो बॉब, वो क्यों रुक जाता है, पेंडुलम रुक क्यों जाता है, उसकी एनर्जी के साथ क्या हो जाता है। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भंग है। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है, एनर्जी इज नाइदर प्रोड्यूस्ड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब आप पैदा भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एनर्जी खाली क्या होती है, ट्रांसफॉर्म। तो ये कह रहा है क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो कर रहा है। सो इसका आंसर देखो, वाई डज द इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट। तो आखिर एंड पे क्यों आ जाता है, रेस्ट मतलब रुक क्यों जाता है, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता रहता है, जिसको बोलते हैं रुक जा रुक जा रुक जा। सो व्हाट हैपेंस टू इट्स, सो देखो ये बॉब, यहाँ देखो ये बॉब है। ठीक है, सो ये बॉब है। सो यहाँ से समझो, यहाँ से आपने इसको यहाँ से चालू किया। ठीक है, इस पोजीशन से चालू किया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे गया। ठीक है, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, सो ये देखो ये पेंडुलम। सो अब हम कर रहे हैं 15th नंबर। हाँ 15th नंबर हो रहा है। सो अब यहाँ देखो, यहाँ से सपोज यहाँ रुका हुआ था। ठीक है, सो यहाँ ये पोटेंशियल एनर्जी हुई। ठीक है, फिर ये काइनेटिक एनर्जी इसने सपोज, फिर यहाँ जाके सपोज रुका, सपोज बोल रही हूँ। सो फिर से पोटेंशियल एनर्जी हुई ना, रुका तो। ठीक है, सो एनर्जी लॉस्ट कहाँ हुई, सो ये वायलेट कहाँ कर रहा है, वाई डज द रुका क्यों, रुक क्यों गया, क्योंकि सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, इट कम्स टू रेस्ट। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसलिए वो रेस्ट पे आ जाएगा। फिर व्हाट हैपेंस टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली, इसकी एनर्जी के साथ हो क्या रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी इज अगेन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी।
potential energy is converted into kinetic energy, and kinetic energy is again converted into potential energy. ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इज इट अ वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन? सो नो, इट डज नॉट वायलेट. क्यों? क्योंकि ये तो कन्वर्जन ही हो रहा है ना. नो, इट डज नॉट वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंस एनर्जी is transformed from one form to another. ठीक है, सो ये हुआ आपका 15th नंबर. अब 16th नंबर देखो. An object of mass m is moving with the constant velocity v. एक ऑब्जेक्ट है m, v से चल रहा है. How much work should be done in order to bring the object at rest? अगर m मास के साथ, m मास का है, v से चल रहा है, सो कितना इस पे हमको वर्क डन करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट रुक जाए. ठीक है, सो m है, v है, सो कौन सी एनर्जी लगती है? काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सो वर्क डन क्या होगा? हाफ mv². ठीक है, सो क्यों? क्योंकि देखो आपका हो गया कि मैम काइनेटिक एनर्जी से ऑब्जेक्ट मूव करता है. ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी से तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? मूव करता है. पर देखो जिस एनर्जी से मूव कर रहा है, हमको उसी एनर्जी से रोकने में भी तो उतनी ही एनर्जी लग जाएगी ना. सो इसलिए हाफ mv² लगेगा ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए. अगर m है और v है तो हाफ mv². 17th देखो. 17th, calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kg moving at a velocity of 16 km/h. m दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है, वर्क डन निकालना है. ठीक है, सो कैसे निकालेंगे? सो 17th नंबर में फिर से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. पहले तो आपको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है. और मास क्या है? 1500 kg दिया है कार का. और वेलोसिटी क्या दी है? 60 km/h. वेलोसिटी इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है. सो 60 km/h के साथ मूव कर रही है. तो कह रहा है कितनी एनर्जी लगेगी. सो कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार. कितना वर्क लगेगा? अब देखो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, मतलब उतनी जितना वर्क डन उतनी एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी लगेगी. ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². तो m दिया है, v को पर उसमें km/h है तो मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो देखो v इज इक्वल टू 60 km/h. ठीक है, सो 60 km/h को मीटर/सेकेंड में 5/18 मीटर/सेकेंड. ठीक है, सो मल्टीप्लाई 5/18 करेंगे. कट शॉर्ट करो इसको. सो 6 3 जा 18, 6 10 जा 60. ठीक है, 10 5 जा 50/3. ठीक है, सो आपकी एनर्जी कितनी लग जाएगी? 50 ये आपकी वेलोसिटी हुई. ठीक है, ये ज़रूर करना हमेशा आपको जो MKS में चाहिए होता है. ठीक है, मीटर/सेकेंड में चाहिए होता है, km/h में नहीं चलेगा. सो ये आपने वेलोसिटी फाइंड कर ली. सो मतलब आपको क्या फाइंड करना है कि कार को रोकने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी. अभी अभी तो आपने ये किया कि रोकने के लिए कितना, तो यही होगा ना. सो देखो हाफ m क्या है? 1500. v 50/3 है तो स्क्वायर है, मतलब 2 बारी. 50/3 स्क्वायर 2 बारी. ठीक है, सो हाफ 1500 50/3 एक बारी, 50/3 दूसरी बारी. ठीक है, सो 2 1 जा 2, 2 जा 2 5 जा. ठीक है, 3 1 जा 3 5 जा 0 0. ठीक है, सो 5 5 जा 25 25. ये देखो 5 5 जा 25.
और 25 है ही, और 0 कितने हैं, 1 2 3 अपॉन 3। ठीक है, सो इसको करेंगे सॉल्व। कहाँ से दिख रहा है? देखिए यहाँ पे 25 जा क्या होगा, 625। ठीक है, सो 625 और ये 1 2 3 1 2 3। ठीक है, सो 625,000 डिवाइड 3। ठीक है, 25 से 625,000 डिवाइड 3। 3 को डिवाइड करते हैं 625 से। ठीक है, 3 2 जा 6 0, 2 नीचे उतारेंगे, सो 2 नीचे उतारेंगे तो 3 नहीं जाएगा 0, फिर 5 भी नीचे उतारो, 3 8 जा 24। ठीक है, 1 नीचे उतारो, फिर 0 नीचे उतारो, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0 नीचे उतारो, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0 नीचे उतारो, 3 3 जा 9, फिर 1। अब नहीं जा रहा है, सो 0.0, फिर 3 3 जा 9, सो 208,333.3। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा, 208,333.3 जूल। क्या होगा, जूल। ठीक है, अच्छा अब 18th नंबर देखते हैं। सिंपल था, बस फॉर्मूला वैल्यू आंसर, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको लगी होगी, बाकी तो कैलकुलेशन भी क्या डिवाइड ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब 18th देखें। 18th क्या बोल रहा है, 18th, in each of the following a force F is acting on an object of mass m. The direction of displacement is from west to east, shown by longer arrow. Observe the diagrams carefully and state whether the work done by the force is negative, positive or zero. अब देखो ये तो जैसे चालू हुआ था तभी आपको पता है। सो यहाँ देखो केस, फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में तो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, तो यहाँ क्या होगा, वर्क डन 0। ठीक है, यहाँ देखो फोर्स और ये सेम डायरेक्शन में है, सो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ देखो फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन नेगेटिव। ये तो जब चैप्टर चालू हुआ था ना तभी डिस्कस हुआ था। ठीक है, यहाँ देखो 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट फोर्स परपेंडिकुलर, सो 90 डिग्री तो वर्क डन 0। सेम डायरेक्शन है, सो वर्क डन पॉजिटिव। ऑपोजिट डायरेक्शन है तो वर्क डन नेगेटिव। ठीक है, सो 18th नंबर देखते हैं। ठीक है, सो क्या बोल रहा है कि इन केस 1 में क्या होगा, वर्क डन 0 बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। अब तो ये रट ही गया होगा आपको। ठीक है, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन 0। फिर अगर फोर्स वर्क डन सेम दूसरे में है पॉजिटिव, वर्क डन क्या है, पॉजिटिव, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, और फिर वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, because force and displacement are in opposite direction। ठीक है, सो ये हुआ हमारा 18th नंबर। अच्छा अब 19th देखें। ये पहला मतलब केस 1, ये केस 2 और ये केस 3। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें ही हैं। सोनी सेज एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट कुड बी 0 इवन व्हेन सेवरल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट, डू यू एग्री विद हर। कह रहा है एक्सेलरेशन 0 हो सकता है भले बहुत सारे फोर्स लगें तो भी। हाँ, एक्सेलरेशन 0 हो सकता है कब, जब फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, सो यस एक्सेलरेशन कैन बी 0, एक्सेलरेशन कैन बी 0 हो सकता है। कब हो सकता है, when forces acting on the object are in opposite direction। ठीक है, 20 देखो।
फाइंड द एनर्जी, एनर्जी फाइंड करनी है। टाइम दिया हुआ है 4 डिवाइसेस पावर 500। अब 4 डिवाइसेस है एनर्जी, देखो ई का फॉर्मूला है P × T। अब देखो पावर 500 वॉट है, ठीक है, 4 डिवाइसेस हैं, सो वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये टाइम है, ठीक है। देखो टाइम 10 आवर्स है, 4 डिवाइसेस, 4 मतलब 4 डिवाइसेस है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। सो T 10 आवर्स दिया हुआ है, 4 डिवाइसेस दी हुई हैं और पावर क्या दिया हुआ है 500 वॉट, ठीक है। वॉट को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट में, सो 500/1000 किलोवाट, ठीक है। सो 1 2 3 1 2 3 3 नंबर से पहले 0 लगाएंगे, सो 0.500 किलोवाट। सो पावर ये है। सो अब ये देखो 4 डिवाइसेस हैं, ठीक है। सो देखो E = P × T। सो P क्या है 0.500, 4 डिवाइसेस है ना तो मल्टीप्लाई 4, टाइम क्या है 10, ठीक है। सो 500/1 2 3000 × 4 × 10, ठीक है। सो देखो 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल, ठीक है। तो 5 4 जा 20 जूल्स, ठीक है। सो एनर्जी क्या होगा 20 जूल्स होगा। सो 20th नंबर है हमारा, सॉरी किलोवाट आवर होगा ना, ये kWh किलोवाट आवर, जूल्स नहीं, क्योंकि ये आपने इसको किलोवाट में कन्वर्ट किया ना, ये किलोवाट है और ये आवर है। एनर्जी जूल्स में कहाँ से, किलोवाट आवर में होगी, ठीक है। सिंपल था, E = P × T। सो P वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट किया, टाइम दिया हुआ था, सो E = P × T, पर 4 से मल्टीप्लाई याद से करना, ठीक है। ये 4 से जरूर, क्योंकि 4 डिवाइसेस हैं, ठीक है। सो ये हुआ 20 नंबर। अब 21 देखते हैं। अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। अचानक से एक ऑब्जेक्ट गिरता है और वो गिर के एकदम ज़ीरो हो जाता है, उसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है तो नीचे आता है तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है, यहाँ काइनेटिक पर कह रहा है 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, potential energy is converted into kinetic energy। पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो अगर यहाँ आके 0 हो जाती है इसकी वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0। सो इफ इट स्टॉप्स, रुक जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इफ इट स्टॉप्स मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो इसका मतलब क्या होगा काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। सो दिस वॉज योर 21 नंबर एंड एक्सरसाइज वॉज रियली वेरी इजी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज थी। आप बहुत ध्यान से करना ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा सिंपल थी, 1 मार्क में ऐसी एक्सरसाइज एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। सो जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। टेक्स्ट बुक ज़रूर लेके बैठना, ठीक है, टेक्स्ट बुक लेके बैठना एंड फिर आंसर्स लिखना। डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।